मैं दोहरा नहीं रहा हूं। तो बस इतना कहूंगा कि इन रिक्वेस्ट के साथ थोड़ा सा बताना चाहूंगा माइक्रो फाइनेंस के बारे में। एक हमारे सामने बिल मौजूद है, MFI रेगुलेशन बिल 2010, जो उम्मीद है कि इस साल पास हो जाएगा। और सोचना यह है कि वो बिल हमारे लिए सहूलियात लेकर आएगा या प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। इस बिल में कुछ प्रोविजंस हैं। उसका चैप्टर 1 प्रपोज्ड एक्ट सेकेंड GA, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज विल इंक्लूड मैक्सिमम लोन टू एन इंडिविजुअल अप टू 50,000 फॉर ए पर्पज अदर देन हाउसिंग, एंड फॉर हाउसिंग दिस फिगर इज 1,50,000। यानी माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज को तब तस्लीम करते हैं अगर हम कर्ज की रकम छोटी देते हैं। और हालिया वक्त में गवर्नमेंट ये मानती है कि अगर हम 50,000 या इससे कम कर्ज दे रहे हैं तो वो माइक्रो फाइनेंस है, अगर इससे बड़ा दे रहे हैं तो वो माइक्रो फाइनेंस में शामिल नहीं होगा। चैप्टर 3 प्रपोज्ड एक्ट 8, ऑल MFI ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सोसाइटीज that want to do business of thrift services have to obtain registration from the National Bank। ये सीधा सीधा कहता है कि हम सारी रजिस्टर्ड सोसाइटीज, फ्यूचर में क्या होगा वो तो एक बात की बात है कि कोई नया कानून बनेगा या नहीं, मगर अगर ये कानून बनता है तो हम सब रजिस्टर्ड सोसाइटीज को भी नेशनल बैंक से अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर हम लोगों से रुपया अपने पास जमा करते हैं। बेशक हम कहें कि वो अमानत है, पर जब तक अमानत को अलग कैटेगरी में गवर्नमेंट नहीं तस्लीम करती तब तक हमें इस कानून में रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा। चैप्टर 3 प्रपोज्ड एक्ट 9 पार्ट 2, एग्जिस्टिंग MFIs विल बी गिवन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग दिस प्रपोज्ड बिल एज एक्ट बाय पार्लियामेंट टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। और जो इदारे पहले से ही काम कर रहे हैं, जैसे हमारे इदारे काम कर रहे हैं, अगर एक्ट पास होता है तो हमारे पास 6 महीने का समय होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। चैप्टर 3 प्रपोज्ड एक्ट 10 पार्ट D, द अप्लाइंग MFI शुड बी इन द बिजनेस ऑफ थ्रिफ्ट माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज फॉर ए मिनिमम ऑफ 3 years। और इसका दूसरा मायना ये निकलता है कि जो नए इदारे इस फील्ड में काम करना भी चाहें तो बगैर रजिस्ट्रेशन के 3 साल तक वो बेशक काम कर सकते हैं, मगर अगर 3 साल का एक्सपीरियंस वो कर चुके हैं तो उनको अप्लाई करना होगा और वो इस रजिस्ट्रेशन को पाने के कैपेबल होंगे, क्वालिफाइड होंगे। इसके अलावा एक प्रपोज एक्ट ये कहता है कि हमें अपने प्रॉफिट्स का या जो भी हमारे पास सरप्लस है उसका 15% पहले जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, तभी किसी तरह का डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। हालांकि हम लोग ज्यादातर इससे मुतासिर नहीं है। इसके अलावा हमारे लिए खातों को ऑडिट कराना कंपलसरी होगा और उसकी एक कॉपी भी सबमिट करनी होगी। तो इससे ज्यादा कुछ ना देते हुए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ नाचीज को ये मौका दिया जिसका मैं काबिल कतन नहीं हूं। मुझे एहसास है कि आज फिर मुझसे काफी गलतियां हुई होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे। और आपसे इजाजत लेते हुए फिर से मौलाना रूमी साहब की एक चेतावनी को याद करता हूं कि बेशक खुदा रहमान और रहीम है, मगर अगर हम खेत में जौ बोएंगे तो गेहूं तो नहीं उगेगा। इसलिए उस रहमान और रहीम से प्रार्थना है कि हमें बुरे कामों से बचाकर अच्छे कामों में लगाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सचदेवा साहब, आप तो बहुत ही बारीकी से गुफ्तगू कर रहे थे। लग नहीं रहा था कि आप नौजवान हैं, बहुत ही सुलझे हुए और मजे हुए जैसे होते हैं कि भाई एक एक चीज को बहुत मिसाल के साथ वाज़ेह करना। मैं असल में